अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व? अंटार्कटिका महादेशीय इलाका, क्योंकि अंटार्कटिका एक महाद्वीप की श्रेणी में आता है और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसको जनशून्य कहा जाता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व लगभग शून्य के बराबर है, यहाँ जीवन संभव नहीं है। अंटार्कटिका महादेशीय इलाका 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका क्षेत्र है 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर। 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर, यह है अंटार्कटिका का क्षेत्रफल। विश्व के निर्जन क्षेत्र का 26% हिस्सा इसी महादेश में के अंतर्गत आता है। यानी दुनिया का, सारे विश्व का 26% निर्जन प्रदेश। निर्जन प्रदेश का मतलब है वह प्रदेश जहां कोई भी जन नहीं रहते। तो विश्व का 26% निर्जन हिस्सा इसी महादेश के अंतर्गत आता है। स्थलीय हिम का 90% हिस्सा, और स्थलीय हिम मतलब पृथ्वी पर जो बर्फ है इसका 90% हिस्सा यही इसी धरती पर है। यानी धरती पर जितनी भी बर्फ है उस बर्फ का 90% हिस्सा अंटार्कटिका महाद्वीप में है। हिम का 90% हिस्सा इसी महाद्वीप पर है। स्वच्छ जल का 70% हिस्सा इस महादेश में मौजूद है, और जो स्वच्छ जल है पृथ्वी का जो सबसे स्वच्छतम जल है उसका 70% हिस्सा, स्वच्छ जल का 70% हिस्सा इसी पर है। अंटार्कटिका महादेश का 3,60,00,000 वर्ग किलोमीटर तक का अतिरिक्त विस्तार समुद्र में है, और सामुद्रिक सीमा इसकी कितनी है? समुद्र में है 3,60,00,000 वर्ग किलोमीटर। 3,60,00,000 वर्ग किलोमीटर ये समुद्र में इसका है जी। सीमित स्थलीय जीवन वाले इस महादेश का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत उर्वर है। क्योंकि ये सीमित पर स्थल वाला है, स्थल यहाँ कम है, ज़्यादातर हिस्सा बर्फ में है या फिर समुद्र में है, तो स्थल इस पर सही नहीं है, सीमित नहीं है। तो सीमित स्थल वाला स्थल जीवन वाले इस महादेश का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत उर्वर है, जिसमें कुछ पादप, यानी जो समुद्री क्षेत्र है इसका 3,60,00,000 वर्ग किलोमीटर वाला, ये समुद्री क्षेत्र में कुछ ऐसे उर्वर है, मतलब उपजाऊ है। इसमें कुछ पादप यानी कि कुछ पौधे, सूक्ष्म शैवाल, कवक और लाइकेन, समुद्री स्तनधारी जीव, इसमें कौन कौन से हैं? सूक्ष्म शैवाल हैं, कवक हैं और लाइकेन हैं, समुद्री स्तनधारी जीव। मत्स्य तथा कठिन वातावरण में जीवन यापन के लिए अनुकूलित विभिन्न पक्षी शामिल हैं। यानी इतने जीव जंतु यहाँ पर हैं। इसमें क्रिल मछली भी शामिल है। यहाँ एक मछली पाई जाती है, इसकी प्रजाति का नाम है क्रिल, जो समुद्री आहार श्रृंखला की धुरी है और जिस पर पूरे जानवरों का आहार निर्भर है। अंटार्कटिका प्रदेश विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस महादेश की अंदरूनी हिमानी परत ग्रीन हाउस गैस के जमाव का महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। साथ ही इससे लाखों बरस पहले के वायुमंडलीय तापमान का पता किया जा सकता है। लाखों बरस पहले वायुमंडल का कैसा तापमान था
इसका भी पता किया जा सकता है। और ये ग्रीन हाउस, अंदरूनी हिमानी परत ग्रीन हाउस गैस के जमाव का महत्वपूर्ण सूचना केंद्र है या सूचना स्रोत है। और विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में भी अंटार्कटिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो जलवायु क्लाइमेट को बैलेंस बनाने का काम अंटार्कटिका महाद्वीप ही करता है। विश्व के सबसे सुदूर, ठंडे और झंझावाती महादेश अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है? यानी अब प्रश्न ये उठता है कि इतना बड़ा विश्व के सबसे सुदूर और ठंडे झंझावाती महादेश अंटार्कटिका, सुदूर है ये विश्व से, झंझावाती है और हिम वाला प्रदेश है, इस पर किसका स्वामित्व है? इसके बारे में दो दावे किए जाते हैं। कुछ देश जैसे ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिले, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अंटार्कटिका क्षेत्र पर अपने संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा किया। मतलब इतने देश कहते हैं कि अंटार्कटिका पर हमारा वैधानिक दावा है, कानूनी दावा है। ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिले, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन लोगों ने दावा किया है। अन्य अधिकांश देशों ने इससे उल्टा रुख अपनाया कि अंटार्कटिका प्रदेश विश्व की साझी संपदा है। और अन्य जो देश थे इनके अलावा, उनने कहा कि अंटार्कटिका प्रदेश किसी एक देश का नहीं हो सकता, ये विश्व की साझी संपदा है। चूंकि ये विश्व के क्लाइमेट को, विश्व के जलवायु को संतुलित बनाता है, इसलिए यह विश्व की साझी संपदा है। और यह किसी भी क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। इस मतभेद के रहते अंटार्कटिका के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के नियम बने और अपनाए गए। ये नियम कल्पनाशील और दूरगामी प्रभाव वाले हैं। अंटार्कटिका और पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण सुरक्षा के विशेष क्षेत्रीय नियमों के अंतर्गत आते हैं। 1959 के बाद इस इलाके में गतिविधियां वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य आखेट और पर्यटन तक सीमित रही हैं, लेकिन इतनी कम गतिविधियों के बावजूद इस क्षेत्र के कुछ हिस्से अविशिष्ट पदार्थ जैसे तेल के रिसाव के दबाव में अपनी गुणवत्ता खो रहे हैं। अब वहाँ तेल का रिसाव हो रहा है, तो वो पर्यावरण के लिए जो वहाँ का सामुद्रिक जो क्षेत्र था, जो कि उर्वर था, वो तेल के रिसाव से उसकी उर्वर शक्ति समाप्त हो रही है और ये अपना की गुणवत्ता को खो रहा है। एक और स्रोत है यहाँ, और भारत के पावन वन प्रांतर, ये अगला है, भारत के पावन वन प्रांतर। वन प्रांतर बहुत से पुराने समाजों में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा करने का चलन है। बहुत से ऐसे समाज हैं, पुराने समाज, जिनमें धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा करने का चलन है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे धार्मिक चलन हैं या धार्मिक कारण हैं। जैसे पर्वतों को देवता के रूप में पूजा जाता है, हमारे यहाँ गिरिराज की पूजा होती है, हिमालय की पूजा होती है। तो पर्वतों की, यानी हमारे यहाँ प्रकृति को पूजने का नियम है। बहुत से पुराने समाजों में भी रहा है। हमारे यहाँ नदियों की पूजा होती है, हमारे यहाँ वन की पूजा होती है। बहुत सारे वृक्ष जैसे पीपल है, आंवला है, आम है, अशोक है और बिल्वपत्र है, समी वृक्ष है, तुलसी का पौधा है। बहुत सारे वृक्षों की हमारे यहाँ पूजा की जाती है। प्रकृति को पूजने की है। हमारे यहाँ पशुओं की भी पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से बहुत से पुराने समाजों में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा करने का चलन है। भारत में विद्यमान पावन वन प्रांतर, पावन का मतलब होता है पवित्र, वन प्रांतों को हमने पवित्र माना है। हमारे समाज ने, भारतीय लोगों ने
वनों को पवित्र माना है, मतलब उनके प्रति एक श्रद्धा की भावना रही है। इस चलन के सुंदर उदाहरण हैं। इस प्रथा में वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता, कुछ ऐसे हिस्से होते हैं उनको काटा नहीं जाता। इन स्थानों पर देवता अथवा किसी पुण्यात्मा का वास माना जाता है। इन्हें ही पावन वन प्रांतर या देव स्थान कहा जाता है। ऐसे वनों को काटा नहीं जाता है, यहाँ माना जाता है कि यहाँ किसी दिव्य आत्माओं का वास है। इसी को पावन वन प्रांतर या दिव्य स्थान के नाम से या देव स्थान के नाम से जाना जाता है। इस पावन वन प्रांतरों के देशव्यापी फैलाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश भर की भाषाओं में अनेक लिए अलग अलग, यानी इनके लिए अलग अलग शब्द हैं। इन देव स्थानों को राजस्थान में बानी, राजस्थान में इन ऐसे वनों को क्या कहा जाता है? बानी, कैंकड़ी और ओरान। झारखंड में जहेरा, थान और सरान, मेघालय में लिंगदोह, केरल में काओ और उत्तराखंड में थान। या देवभूमि, थान या देवभूमि। आप लोग उत्तराखंड जाते हो तो वहां पर देवभूमि के नाम से ही पुकारा जाता है उस देवभूमि। तो देवभूमि और महाराष्ट्र में देवरहतिस आदि सैकड़ों नामों से जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े साहित्य में देव स्थान के महत्व को अब स्वीकार किया जा रहा है। इसे समुदाय आधारित संसाधन प्रबंधन के रूप में देखा जा रहा है। देव स्थान को हम ऐसी व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं जिसके अंतर्गत पुराने समाज प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे। कुछ अनुसंधानकर्ताओं का विश्वास है कि देव स्थान की मान्यता से जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण में ही नहीं, सांस्कृतिक वैविध्य को भी कायम रखने में मदद मिल सकती है। देव स्थान की व्यवस्था वन संरक्षण के विभिन्न तौर तरीकों से संपन्न है और इस व्यवस्था की विशेषताएं साझी संपदा के संरक्षण की व्यवस्था से मिलती जुलती। देव स्थान के महत्व का परंपरागत आधार ऐसे क्षेत्र की आध्यात्मिक अथवा सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। हिंदू समवेत रूप से प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते हैं जिसमें पेड़ और वन प्रांतर भी शामिल हैं। बहुत से मंदिरों का निर्माण देव स्थान में हुआ है। संसाधनों की विरलता नहीं, प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा ही वह आधार थी जिसने इतने युगों से वनों को बचाए रखने की प्रतिबद्धता कायम रखी है। बहरहाल हाल के सालों में मनुष्यों की बसाहट के विस्तार ने धीरे धीरे ऐसे देव स्थानों पर अपना कब्जा कर लिया है। मतलब हमने आज तक जो वनों को नहीं काटा है, हमारे यहाँ जो वन संरक्षित हैं, उसका एक ही कारण है कि हमने उनके प्रति देव स्थान की भावना रखी है। लेकिन अब जनसंख्या बढ़ने के कारण हम धीरे धीरे वनों को भी काटते जा रहे हैं। नई राष्ट्रीय वन नीतियों के आने के साथ कई जगहों पर इन परंपरागत वनों की पहचान मंद पड़ने लगी है। अब तो हमारे देश ने नई राष्ट्रीय वन नीति जारी कर दी है और इस प्रकार जो परंपरागत हमारी नीतियां थी यह मंद पड़ने लगी हैं। देव स्थान के प्रबंधन में एक कठिन समस्या तब आती है जब ऐसे स्थान का कानूनी स्वामित्व एक के पास हो और व्यवहारिक नियंत्रण किसी दूसरे के हाथ में हो। यानी कानूनी स्वामित्व राज्य का हो और व्यवहारिक नियंत्रण समुदाय के हाथ में। इन दोनों के नीतिगत मानक अलग अलग हैं और देव स्थान के उपयोग के उद्देश्य में भी इनके बीच कोई मेल नहीं है। हम देखेंगे यहाँ एक नक्शा दिया है, पानी में तूफान, जनता परेशान। यहाँ भारत का पूरा मानचित्र है। प्रदूषण, अधिमत्स्य, बांध निर्माण, पानी के निकट रहने वाले समुदायों के सामने प्रमुख समस्याएं। तटीय पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, मछली और समुद्री जीवन का अतिशय दोहन। हम तटीय समुद्री अगर हम देखें, तटीय जो क्षेत्र है हमारे समुद्र के, उनमें सबसे पहला है मछली और समुद्री जीवन का अतिशय दोहन। समुद्र तटों पर अधिक से अधिक मछली पकड़ी जाती है और समुद्र का जो जीवन है उसको का दोहन किया जाता है। मछली और प्राण की बढ़ती मांग के कारण मैनग्रोव को नुकसान, मछली की जो मांग ज़्यादा बढ़ रही है इससे मैनग्रोव को नुकसान हो रहा है। समुद्र तटों पर औद्योगिक प्रदूषण, भारी मात्रा में प्रदूषण, जल को बिना शोधन के समुद्र में डालना, अत्यधिक मशीनीकरण, यानी कि
एक तो अत्यधिक मशीनीकरण हो रहा है तो समुद्र का जल दूषित हो रहा है, और हम बगैर शोधन किए अपने पानी को समुद्र में डाल देते हैं, इससे भी नुकसान होता है। समुद्र के बहुत सारे जीव जंतु मारे जाते हैं। समुद्र तटों पर हम लोग जाते हैं तो वहाँ जा कर के बहुत सारी गंदगी, बहुत सारा प्रदूषण उसमें डाल देते हैं, जिस कारण भी समुद्र के जीव जंतुओं का नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड गंगा, यमुना, गोमती, मल्लाह, धोरी, केवट, औद्योगिक प्रदूषण, बांध और गैराज, पानी को ज़्यादा दोहन। यानी उत्तर प्रदेश में क्या है, पानी में तूफान, जनता परेशान। क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां अगर देखें तो गंगा, यमुना और गोमती हैं, ठीक है। मल्लाह, धोरी और केवट, इनमें जो काम करने वाले, इनसे इनका जीवन चलता है, उनका नाम है मल्लाह, धोरी या केवट। ये 3 जातियां हैं जो उत्तर प्रदेश की नदियों से अपना जीवन यापन करती हैं। और प्रदूषण की अगर बात की जाए तो औद्योगिक प्रदूषण है, बांध और गैराज पानी को ज़्यादा दोहन कराते हैं। अगर हम बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो नदियां हैं वो चंबल, बेतवा और नर्मदा हैं। इस पे से जो पलने वाली, इनसे भरण पोषण होने वाली जातियां हैं, इनका नाम है गोरिया, कर्ण, पलटा और पंखिया। औद्योगिक प्रदूषण और अधिक मत्स्यन, यहाँ के जो जल क्षेत्र है हमारा, इन नदियों का क्षेत्र, औद्योगिक प्रदूषण होता है और अधिक मत्स्यन और ज़्यादा से ज़्यादा मछली पकड़ी जाती हैं। असम की हम बात करते हैं, असम की नदियाँ, ब्रह्मपुत्र है इसकी, एक ही नदी है ब्रह्मपुत्र। इसमें जो जातियाँ हैं, कोई बोर तो मेमल, नामशूद्र, और इसमें जो प्रदूषण हो रहा है वो कीटनाशक भराव से अधिक और अधिक मत्स्यन से ज़्यादा मछली पकड़ी जा रही। बिहार की नदियों की अगर हम बात करते हैं, बिहार और झारखंड में गंगा, कोसी, स्वर्णरेखा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, और यहाँ के जो जातियाँ हैं जो इनसे भरण पोषण करती हैं, मल्लाह, मुसाज, केवट, काईवर्ता। और यहाँ जो प्रदूषण हो रहा है वो औद्योगिक प्रदूषण है, बांध और नगर निकास, यहाँ के तटवर्ती उसकी परेशानी का ये कारण है। इसके बाद हम पहुँचते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हुगली और दामोदर नदियाँ हैं, 2 नदियाँ हैं, हुगली और दामोदर। और यहाँ की जो जातियाँ हैं, गौर, कर्नाट, मैटे, जलमालो, धुन्या। और यहाँ प्रदूषण या परेशानी किस चीज़ से, औद्योगिक प्रदूषण है और घरेलू निकास, घर का पानी वहाँ पहुँच रहा है। उड़ीसा की प्रमुख नदियों में मेहंदी, और यहाँ जातियाँ जो हैं जो इनसे इनका भरण पोषण होता है, जलिया, कैवाल्टा, माझी, कांद्रा। और प्रमुख औद्योगिक प्रदूषण है यहाँ पर बांध, अधिमत्स्यन, बांधों से भी वहाँ नुकसान है, और अधिमत्स्यन का मतलब है ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है। तमिलनाडु की नदियों की अगर हम बात करते तो भवानी, कावेरी, नोयल, और यहाँ की जो जनजातियाँ हैं इससे जो आश्रित है, भरातर, पटनमन, पर्वत राज, कुलम। और इस जो यहाँ की नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं वो जल प्रदूषण से। केरल में है धीरवा, भरातर, गोगाबीरा और वालन, ये 4 नदियाँ हैं केरल में। जातियाँ यहाँ हैं वोइस, मोगयार, चोल, नायकन। घरेलू जल निकास में भूजल का अति दोहन यहाँ होता है, और इस प्रकार से नदियाँ प्रमुख समुदाय और खतरे, ये हमने अभी इसको देखा है, इस पूरा पानी में तूफान, जनता परेशान। बस इसके साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे का हमारा जो विषय होगा उसको लेकर हम आते हैं।